नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेक बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं भरतपुर में। कपिल कोकर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि भरतपुर में आए दिन जो राजनीति मुद्दे चलते हैं, डेवलपमेंट क्या है और क्या यहाँ के ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, इनसे जानेंगे। कपिल जी, आप बताएं। अभी हाल ही में हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर आए थे 22 तारीख को, जो कि जाट आरक्षण को लेकर के आंदोलन चल रहा है। उसमें वो आए नागौर से। तो आपको सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वो या सच वाकई जाट आरक्षण के लिए आए थे या फिर अपना राजनीतिक वोट बैंक बनाने के लिए? देखिए, जाट आरक्षण की जहां तक बात है, वो जाट युवाओं की मांग नहीं है, वो जाट युवाओं का अधिकार है। आरक्षण मिलना चाहिए। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी इस मामले की पहले ही पहल कर चुके हैं और केंद्र के लिए अपनी चिट्ठी जारी कर चुके हैं। और यहाँ की जो संघर्ष समिति है, उसमें यहाँ जो संघर्ष समिति है उसको लेके और राजस्थान में मंत्रियों को और मंत्री वर्तमान में जो मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी जी और हमारे डी कुमेर से विधायक हैं आदरणीय शैलेश सिंह जी, शैली भैया। हाँ। और इसमें जो संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहां ओबीसी आयोग से जाकर मिल चुके हैं और अपनी बात कह चुके हैं। उस बात को कहने के अलावा उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है। वो केंद्र सरकार का अपना निजी मामला है। केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से किसी भी जाति या किसी भी एक व्यवस्था को अगर आरक्षण दिया जाता है, स्टेट के आधार पर तो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार पहले ही दे चुकी है, लेकिन केंद्र का जो मामला है, केंद्र सरकार उस पर अपने मानकों के हिसाब से तय करेगी। और कब करेगी, ये कैसे करेगी, कई स्टेटों का बाकी है, उसमें होना जरूरी है और ये मांग नहीं, अधिकार है। रही बात बेनीवाल जी की, बेनीवाल जी भरतपुर आए। कोई भी व्यक्ति, ये लोकतंत्र का राज है, यहाँ पे कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं होती है। और कोई भरतपुर में आता है तो भरतपुर तो अपने पलक पावड़े बिछा के सबका स्वागत करता है और स्वागत के लिए जाना भी जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे राजाओं की संस्कृति रही है, हमारे महाराज सूरजमल जी की ये संस्कृति रही है। कोई भी यहाँ आया, जैसे हमारे महाराज सूरजमल जी के टाइम पर यहाँ पर मराठा आए, उनका भी स्वागत किया गया था। यहाँ पर और भी लोग आए, उनका भी स्वागत किया गया था। भरतपुर की संस्कृति है। यहाँ पर वो जाट आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए नहीं आए थे, ना वो किसी और कार्य के लिए आए। वो अपनी राजनीतिक सभा करने के लिए आए थे, सभा करके चले गए। हाँ? तो जैसे बात करें कि उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जैसे वह जयपुर से जब आ रहे थे तो उन्होंने संजना जाटव के ऊपर एक अभद्र जो बातें कही हैं उसको लेकर के यहाँ के क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि माननीय संजना जाटव देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हैं, सांसद हैं और दूसरा महिला हैं। आदरणीय बेनीवाल जी भी सांसद हैं। संजना जाटव एक पार्टी के फोरम पर कांग्रेस से सांसद हैं और आदरणीय बेनीवाल जी बैसाखी का सहारा बन के एक सांसद है। इस प्रकार की किसी भी महिला के बारे में, वो तो एक सांसद थी, अगर आप किसी भी महिला के बारे में इस प्रकार के अभद्र शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो वो बेहद निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इसकी भत्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। आदरणीय बेनीवाल जी से, माननीय संजना जाटव जी से माफी मांगने का आह्वान करता हूँ कि उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए, जैसा आपने कहा, और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। हनुमान बेनीवाल को संजना जाटव जी से माफी मांगनी चाहिए जी। क्या हनुमान बेनीवाल संजना जाटव जी से माफी मांगे? देखिए, ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल जी को माफी मांगना भी चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए। महिला है, सांसद है, अगर उनके मुंह से ऐसी कोई बात निकली है तो उनको इस चीज पे अफसोस करना चाहिए। महिला, हमारे यहाँ नारी तू नारायणी, नारी को शक्ति का रूप बताया गया है और शक्ति के रूप में पूजा जाता है। भारत की संस्कृति है, केवल दुनिया में एक अकेला भारत ऐसा देश है जहाँ नारी को शक्ति के रूप में, देवी के रूप में माना जाता है। नारी के सामने तो सब झुके हैं, क्योंकि हमारे घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, सबके नारी शक्ति स्वरूपा है। इसमें क्या है? ऐसा क्या कारण है कि संजना जाटव इस जो वायरल ऑडियो है उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना कोई ऐसा कोई? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस इस बात को कहां पर लेकर, किन मानकों पर लेकर बैठी है, ये कांग्रेस का निजी मामला है।
कांग्रेस मतलब कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पा रही, उनका विरोध करना चाहिए, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, कांग्रेस को मतलब आगे आके अपनी बात कहनी चाहिए। संजना जाटव जी पर अपनी पार्टी का दबाव बनाया जा रहा है, या फिर वो जाट वोट बैंकों की तरफ नहीं, जाट वोट बैंक की वजह से या कैसे भी, ये उनका अपना निजी मामला है कि कांग्रेस इस पर जवाब क्यों नहीं दे पा रही, उनको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस वैसे तो संजना जाटव जी एक मांग कर रही थी, कल मैंने उनका एक पोस्ट देखा था, वो कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग शहीद हुए उनको बताओ, जबकि हमारे सेना प्रमुख, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय राजनाथ सिंह जी पहले ही बता चुके हैं, सब चीजों की जानकारी पहले देश को दी जा चुकी है। आप क्या क्या मांगना चाह रहे हो? आप बताइए ना कि आप आपने बेनीवाल जी से मांग की, आप महिला हैं, महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण दे पाएंगी संजना जाटव जी? ये संजना जाटव जी पे भी तो प्रश्न चिन्ह है। तो क्या संजना जाटव जी अपने वोट बैंकों की वजह से ही इस पर चुप्पी साध के बैठी? हाँ, केवल वोट बैंक की वजह से। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के किसी नेता भी, बड़े नेता भी उन पर एक्शन नहीं ले रहे हनुमान बेनीवाल पे, या फिर हनुमान बेनीवाल भी इस वीडियो का वो नहीं कर पा रहे कि ये वीडियो ओरिजिनल है कि फेक है, इस पर कोई वो देखिए, उनका वो नहीं ऐसा है, उसमें आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी की आवाज है हम्म, और राजस्थान का बच्चा-बच्चा उनकी आवाज से वाकिफ वाकिफ है है। और सब लोग जानते हैं, और आदरणीय बेनीवाल जी के लिए ये नया नहीं है। वो ऐसे कृत्य करते ही आए हैं पहले से ही, और क्या हर किसी नेता के बारे में, और बेनीवाल जी कोई इश्यू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बेनीवाल जी तो केवल आर्ट करने का एक मौका ढूँढते हैं और वो उस मौके के लिए वो करते हैं। तो बेनीवाल जी कोई ऐसा वो आपको नहीं है। क्या लगता है कि एक सांसद पद पे रहते हुए बेनीवाल जी अपने मन की कर रहे हैं, या फिर किसी देखिए, को ये भी संसदीय ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं है। जहाँ तक सांसद की जो गरिमा होती है, आज हमारा राजस्थान, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के विकास के नए कीर्तिमान भारत के अंदर बहुत मानकों में कीर्तिमान रच रहा है, और जैसा कि आप भरतपुर में हैं, आप भरतपुर में चारों तरफ घूम रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि कितने सारे विकास कार्य चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर एक ग्रामीण अंचल से लेकर ठेठ शहर को कैसे नवाचार से जोड़ा जाए, यहाँ राजस्थान में किसानों को नवाचार से जोड़ा जाता है। राजस्थान का ये भाग्य है कि यहाँ पर एक मूल कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में बिठाया गया, और वो जब मुख्यमंत्री बने उस दिन से लेकर आज तक आपने भारत की राजनीति के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा होगा जो गांव में जाए, गांव में जाके किसानों की समस्याओं को सुने, रात्रि चौपाल करे और उनके बीच में रुके और उनकी समस्याओं को जाने। इस दौरान वो जब गांव में गए, गांव में जाकर उन्होंने समस्याओं को जाना, तो बहुत ऐसे सीरियस मामले निकल के आए जिनका तुरंत निस्तारण हुआ। और जब मुख्यमंत्री किसी एक गांव में जाता है तो एक गांव का नहीं, एक क्षेत्र विशेष की समस्याओं का निस्तारण होता है। वहां पर एक क्षेत्र के लोग आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, आज पब्लिक ऐसे नेताओं को, जिनकी आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, इनको समझ चुकी है और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी यहाँ पर आज राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है। राजस्थान में आप चाहे रेल यात्रा के माध्यम से निकल जाइए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रत्येक स्टेशन पर आपको काम चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। चाहे आप रोड यात्रा के माध्यम से निकल जाइए तो राजस्थान सरकार के आपको सब जगह पे काम चलते दिखाई दे जाएंगे। राजस्थान का एक भी शहर, एक भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहां आज विकास के कार्य नहीं चल रहे। हमारे भरतपुर के इस क्षेत्र को, जो पूर्वी पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर माना जाता है राजस्थान का, इसको हमेशा कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने यहाँ भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया हुआ था। आज लोगों को समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक समूल विकास जो हो रहा है, यहाँ पर पर्यटन इंडस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए तो भरतपुर को एयरपोर्ट मिला हुआ है। भरतपुर में जितने भी सकारात्मक कार्य हमारे महाराजा सूरजमल जी की जो विरासत और संस्कृति है, उसको सराहने का जो अप्रतिम कार्य आज चल रहे हैं। महाराज सूरजमल जी की संस्कृति थी कि यहाँ पर सभी 3600 कौमों को साथ लेकर चलना, सबको नए नए नवाचारों से जोड़ना। हमारे राजाओं का ऐसा इतिहास रहा है भरतपुर का, जहां पर क्या है कि कभी भी भेदभाव की कोई भावना नहीं रही महाराजाओं की तरफ से। ऐसा ही आज पब्लिक के जो मानक हैं उनमें दिखाई देता है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सबको लेकर विकास कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने उनको भी
अगर आप बता रहे हैं कि इतने कार्य कराए गए, इतने एक्सपीरियंस है, आपने श्रीमान मुख्यमंत्री हैं जो वचनराज जी, उनके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है कि वो मूर्खों के राजा हैं, मूर्खाधिराज है। क्या एक मंच पर रह करके एक सांसद को, एक राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, उन पर ऐसी टिप्पणी करना कितना जायज है, कितना उनको मर्यादा? देखिए, ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। हमारे भरतपुर में मूर्खाधिराज एक उपाधि भी होती है। ये मूर्खाधिराज जो बनता है उसको एक अघोषित विधायक मान लिया जाता है, जिसको मूर्खाधिराज बनाया जाता है। परंतु ये बात अगर प्रेम से कही गई है तो मूर्खाधिराज में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये बात अगर किसी टीका टिप्पणी के तौर पर की गई है तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हनुमान बेनीवाल को मानता हूं, क्योंकि उनकी अदावत गहलोत साहब से भी रही, उनकी अदावत वसुंधरा जी से भी रही। भजनलाल जी उनके लिए नए थे। एक मिनट, आपके प्रश्न का मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। हाँ। भजनलाल जी उनके लिए नए थे, उनके साथ खासा युवाओं की जो फौज रहती है, आप भजनलाल जी से जुड़ते, आप अपने युवाओं को आगे लेके आते, आप उनका समग्र विकास करते। क्या युवाओं के भविष्य पे जिस प्रकार से आप ताला लगा रहे हो, उन युवाओं को लेके घूम रहे हो, उनको सरकारी मुकदमों में फंसवा रहे हो, उनसे उग्र बातें करवा रहे हो, क्या यही युवाओं का भविष्य है? मैं एक सख्त बात कहना चाहता हूं कि देखिए, हनुमान बेनीवाल जी हमारे भरतपुर के लिए कोई चैप्टर नहीं है। भरतपुर में हनुमान बेनीवाल जैसे बहुत नेता हैं, बहुत नेता हैं। अच्छा, भरतपुर में कोई नेताओं की कमी है क्या? क्या हनुमान बेनीवाल जो ऐसी टिप्पणी करते हैं, यहाँ अगर उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया, ये मान लो, तो वो इस क्षेत्र में अब जगह बना पाएंगे अपनी पार्टी अरे की? कभी कुछ नहीं, कोई पहले भी कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हर जगह पे क्या है कि हर प्रकार की विचारधारा का व्यक्ति रहता है, और जो वहाँ सभा में एकत्रित हुए तो वहाँ उस सभा में तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी गए थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए थे। जो जिस समाज से आते हैं वो अपने समाज की बात जहाँ होती है तो वहां लोग जाते ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ इस प्रकार की, जब उन्होंने इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी की तो उन्होंने मंच छोड़ दिया और वो आगे। ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान बेनीवाल कोई इश्यू नहीं है। तो क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल जो सांसद पर रहते हुए ऐसी टिप्पणी करते हैं, सचिन पायलट पर भी क्या है कि वो रुख की रानियां धूप में निकलेंगे तो देखिए, ऐसा है, आपको क्या लगता है एक ऐसे नेता को सांसद पद पर रहते हुए ऐसी बातें कहना, अब उनका क्या वो रहता होगा कि क्या वो राजनीति में अपनी चमक चौंकाना चाहते हैं, या फिर प्रदेश भर में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ऐसी बातें बोल करके लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर क्या कारण है? देखिए ऐसा है, कुछ लोगों को अपनी बातों से, और जैसे आपने आदरणीय सचिन पायलट साहब के बारे में कहा, उन्होंने किसी भी नेता को नहीं छोड़ा, माननीय मोदी जी को भी नहीं छोड़ा है, हाँ, हनुमान बेनीवाल उन्होंने जी ने। राजनीति में उनकी किसी पृष्ठभूमि मैं आपको बता देता हूँ। उनकी पृष्ठभूमि, उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, और वो खुद भी एक बार भाजपा से जुड़ चुके हैं, हनुमान बेनीवाल जी। परंतु जिस प्रकार की उनकी राजनीति का तरीका है, वो अपनी उनकी खुद की राजनीति है, और उनको बहुत लोग, वो मेरी तो क्या बात सुनेंगे। मैं तो मैं उनको एक पार्टी के एक अपनी खुद की निजी पार्टी चलाते हैं, वो उधर के क्षेत्र के एक जाति विशेष के नेता मानता हूं मैं उनको, और मैं क्या, सभी लोग मानते हैं। वो तो अपने आप को 36 कौम का नेता बता। अरे कौन सी 36 कौम जुड़ी हुई है यार? एक बस एक ही जाति के लोगों को लेके चल रहे हो आप। 36 नेता कौन, क्यों, क्या होता है? हनुमान बेनीवाल जी की ये पार्टी है क्या? हनुमान बेनीवाल जी की क्या क्या बात करते हैं? हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम की क्या बात करेंगे? 36 कौम की बात करने वाला व्यक्ति 36 कौम के बीच में बैठता है, 36 कौम की आवाज उठाता है। हनुमान बेनीवाल जी क्या है यार? ये कोई नेता की भाषा होती है कि ये संसदीय भाषा की गरिमा है क्या? जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं आज राजस्थान में, क्या करना चाहते हैं? राजस्थान के माहौल को खराब करना चाहते हैं, आप अराजकता लेके आना चाहते हैं। ये यहाँ कानून का राज है। यहाँ यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भजनलाल शर्मा जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं। मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आज यहाँ पर क्या है कि हनुमान बेनीवाल कोई इश्यू नहीं है, हनुमान बेनीवाल को छोड़कर हम विकास की बात करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आज देखो, भरतपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में युवाओं के भविष्य को लेकर, युवाओं के डेवलपमेंट को लेकर बेहतर इनोवेशन कर रही है सरकार।
सरकार एक बेहतरीन योजना एक से एक लेकर आ रही है। जैसा कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए राइजिंग राजस्थान के तहत। 9 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू अपने जमीन पर दिखाई दे रहे हैं आज। आज राजस्थान के युवा को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार की स्कीम चलाई जा रही है। आज युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आगामी 1.5 लाख से ज्यादा नियुक्तियां सरकार दे चुकी है और आगामी नियुक्तियों के लिए कैलेंडर जारी कर चुकी है भर्तियों के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें नवाचार से जुड़ने की आवश्यकता है, विकास से जुड़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार की भ्रांतियों पर कभी मत घूमो। देखिए, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, हम सबका ये दायित्व बनता है, हमें उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। और किसी एक जाति से ना तो समाज बनता है और ना किसी एक जाति से कभी कोई नेता बनता है। 36 कौम हमारी, जहां हमारे भरतपुर का तो ये इतिहास रहा है कि हमारे राजा महाराजाओं के साथ में 36 कौम के लोग रहा करते थे। हमारे माननीय उस समय के जो भरतपुर के जो महाराज थे, महाराज सूरजमल जी, उन्होंने भरतपुर का विकास ही इस तरह से किया था कि यहाँ गिरद वाली सड़क के अंदर ये जाते, यहाँ ये लोग रहेंगे और यहाँ पर बाहर हमारे ये लोग रहेंगे। सब प्रकार की व्यवस्थाएं थी। उसी भरतपुर की संस्कृति और संस्कार के आधार पर आज भरतपुर का जो कायाकल्प निर्माण किया जा रहा है, हमारे महाराजाओं की सोच के आधार पर, हमारा जो विरासत और हमारा इतिहास है भरतपुर का मजबूत, उसको लेकर। तो मैं देखो, हमारे राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। इन सब चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नजदीक से गांव में जाकर किसान की समस्या को जाना, लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उससे उनकी बीच की समस्याएं निकल कर आ रही हैं। तुरंत प्रशासन को उस चीज के बारे में सतर्क किया जाता है, प्रशासन को निर्देश दिए जाते हैं और प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है। आज भरतपुर के ड्रेनेज सिस्टम की बात हो तो ड्रेनेज सिस्टम पर काम चल रहा है। भरतपुर में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए भरतपुर में ऐसे स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। आप घूम रहे होंगे, यहाँ पे एक पंच गौरव सर्किल बना था कुछ दिन पहले, अब नया सर्किल बनाया जा रहा है। शीशम तराई के सर्किल को नया सर्किल बनाया जा रहा है। ऐसे 5 सर्किल का निर्माण होगा। यहाँ पर महाराज सूरजमल जी की 22 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जो भरतपुर की संस्कृति और संस्कार और इतिहास के बारे में, गौरवशाली इतिहास के बारे में लोगों को बताएगी। भरतपुर को पूरे राजस्थान ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया, पूरे विश्व से जोड़ने का एक जो विजन लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उस विजन पर भरतपुर की पब्लिक, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के लाल, भरतपुर के लाल भजनलाल जी से जुड़ी हुई है। और प्रत्येक लोगों की आस्था और प्रत्येक लोगों के विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पर कि हमें अपने भरतपुर को आगे लेके चलना है, हमें अपने भरतपुर को अग्रणी बनाना है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्लोगन है, आपनो अग्रणी राजस्थान, वो राजस्थान को पूरे भारत में एक अग्रणी प्रदेश बनाना चाहते हैं विकास के रूप में। ऐसे ही हमारे भरतपुर वासियों का ये संकल्प है कि हाँ, आपनो अग्रणी भरतपुर, हमारा अग्रणी भरतपुर, हम अपने भरतपुर को अग्रणी बनाना चाहते हैं। हमारे भरतपुर में विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पर हर प्रकार की इंडस्ट्री आए। अब आपने बात कही कि भरतपुर में इतना विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं। हमने भी देखा विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं, गांव में भी, शहरों में भी। अब इस क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में एक मिथ बना हुआ है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। आपका क्या कहना है कि भजनलाल जी के इस कार्य को लेकर के दोबारा बीजेपी सत्ता में आई? बिल्कुल 1,00,000% ये महसूस होगा। आपके क्षेत्र में जैसे अभी जो आए थे हनुमान बेनीवाल, चाहे जाट, हनुमान बेनीवाल कोई इश्यू नहीं है, इसको हटाइए। हनुमान बेनीवाल की बात क्यों कर रहे हो आप? बार बार हनुमान बेनीवाल को कोई इश्यू मत मानो। हनुमान बेनीवाल ना तो विपक्ष का कोई नेता है, ना हनुमान बेनीवाल हमारे लिए क्या क्या सौदा है उसके पास। एक बैसाखी के तौर पर एक सांसद है। आप बार बार हनुमान बेनीवाल की बात क्यों कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन, हाँ, आपका जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, 1,00,000% रिपीट होगी। ये राजस्थान का गौरव है। आज राजस्थान का एक किसान पुत्र, जो वास्तव में किसान पुत्र है, आज वो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। ये हम सबके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और भरतपुर के लिए इसलिए गौरव की बात है क्योंकि भरतपुर का लाल, राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, आज जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में 36 कौम को साथ लेकर चल रहे हैं, हर वर्ग को साथ रहे हैं, हर वर्ग के साथ में, हर वर्ग के समग्र विकास से जोड़ने का हर वर्ग को प्रयास कर रहे हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के बीच में रात्रि चौपाल। भारत के इतिहास में आज तक आपने देखा कोई मुख्यमंत्री रात में जाके रुका हो किसी भी गांव में? क्या आपने देखा किसी मुख्यमंत्री ने आज तक किसानों को बुला के उनसे बात की, उनकी समस्याओं की?
ये इस प्रकार की जो आज जो नवाचार किए जा रहे हैं, ये राजस्थान में सरकार रिपीट होने में कोई दिक्कत नहीं है। 1,00,000% रिपीट होगी। विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं? विपक्ष ने इतने बड़े घोटाले किए पिछली सरकारों में, आपने देखा नहीं था पेपर ठेलों पे रख के बिके थे, 19 पेपर लीक हुए थे। राजस्थान में कोई ऐसी घटना है? राजस्थान में कानून का राज है, 100% जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम चल रहा है। जैसा बात करें विपक्ष में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हमेशा अनबन बनी रहती है कि अशोक गहलोत है जो पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते उनकी पार्टी में जो भी चला। वो बार बार अशोक गहलोत सचिन पायलट को एक मानेसर जो कांड हुआ था उसको लेकर के दबाते हैं। देखिए ऐसा है, जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई थी उस समय पे राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? माननीय सचिन पायलट जी। किसके चेहरा पर चुनाव हुआ था? माननीय सचिन पायलट जी के। सचिन पायलट जी के चेहरा पर युवा किसान सब जुड़े थे और सचिन पायलट जी के चेहरे पर कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस बात को लेकर लोगों ने वोट किया। और कांग्रेस की जो पुरानी जो व्यवस्था चली आ रही है, कांग्रेस ने किसको मुख्यमंत्री बनाया? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? देखिए सचिन पायलट एक कांग्रेस के लिए एक फेस मात्र नहीं थे। ये पायलट साहब के समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वहां पर उनके मानकों को नहीं समझा जा रहा, उनको कमतर आंका जा रहा है कांग्रेस। जिस प्रकार की विचारधारा, देखिए पायलट साहब एक बहुत बड़े नेता हैं और उनको जिस प्रकार से गहलोत साहब ने हर बार अपमानित करने का प्रयास किया, ये घोर निंदनीय है। और इस प्रकार की, और कांग्रेस के पास आपस में ही कलह इतनी है, और कांग्रेस तो वैसे भी अब डूबता हुआ जहाज है, लोगों को समझ में आ चुका है कांग्रेस की कहाँ बात आ रही है। अब तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इतने नवाचार कर रही है, लोगों को जोड़ रही है, अपनी संस्कृति विरासत को संभाल रही है, अपने किसानों को आगे लेके चल रही है, अपने युवाओं की बात कर रही है। और हमारे देश में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में मूलतः 4 जातियां, युवा, किसान और महिला और अंत्योदय। अंत्योदय में आते हैं हमारे मजदूर। और अंत्योदय की बात जो करता है, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की बात जो करता है, तो व्यक्ति उसी को ही लाना चाहता है। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इस प्रकार की जो बातें हैं, ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि कांग्रेस में ये हुआ वो हुआ। हमें कांग्रेस से क्या मतलब? कांग्रेस खत्म है और फिर कांग्रेस का कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास में। ये चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें जानकारी दी। तो साथियों, इनके साथ हम जुड़े, इन्होंने यहाँ के जो राजनीतिक मुद्दे थे, जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे, उन्होंने बताया। आपका इस पर क्या विचार है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।